हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, उसमें से एक बात क्लियर की हुई है समांतर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति में हम लोग ज़्यादातर टॉपिक जो है मैंने लिख दिए हैं कि माध्य को कितने भागों में बांटते हैं। ये सब जो क्लास हुई है ये पिछली क्लास का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिससे आप लोग देख सकें कि पिछली क्लास में क्या क्या हो गया है। अब बात आती है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने माध्य के प्रकारों को जाना था और श्रेणियों के प्रकार को जाना था, और हमने एक दो क्वेश्चन और किए थे जो आप लोगों को समझाए थे। मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो इसका भी हम लोगों ने सॉल्यूशन बताया था कैसे करते हैं। माध्य के प्रकार भी बताए थे कि सरल समांतर माध्य होता है और एक भारित समांतर माध्य होता है, मतलब कि एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है और एक वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। तो इनके बारे में भी मैंने बात की थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सरल समांतर माध्य की और इसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। 5 से 7 क्वेश्चन जो लगभग मैंने लिखे हुए हैं उनको भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहले समझेंगे आज हम लोग श्रेणियों के बारे में कि श्रेणियाँ कैसे पहचानेंगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, कि ये डिस्क्रीट सीरीज है या फिर एक ग्रुप्ड कंटिन्यूस सीरीज है। इस प्रकार से हम लोग कैसे पहचानेंगे। इसको वर्गीकृत को बोलते हैं ग्रुप्ड या फिर कंटिन्यूस श्रेणी। अब बात आती है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, हम थोड़ा सा एग्जांपल देके आप लोगों को समझाते हैं जिससे कि आप लोगों को पूरा क्लियर रहे। जैसे कि मान लो कि कोई क्लास है, ठीक है, ये क्लास दी हुई है, ए क्लास सेक्शन का, क्लास का नाम है ए। अब इसमें बच्चे पढ़ते हैं, मान लो कि रोल नंबर 1 का बच्चा है, रोल नंबर 2 का बच्चा है, रोल नंबर 3 का बच्चा है, रोल नंबर 4 का, रोल नंबर 5 का। इस प्रकार से 5 बच्चे हैं क्लास में। अब 5 बच्चे हैं क्लास में और उनकी जो है अंक दिए गए हैं। अंक मतलब कि उनके मान लो ये अर्थशास्त्र के अंक दिए गए हैं। अर्थशास्त्र जो है इसमें अंक दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट है उसमें अंक दिए गए हैं। इनको मान लो 1 नंबर वाले को दिए गए हैं 3 नंबर, जिसका रोल नंबर 2 है उसको है, उसके नंबर हैं 28 नंबर, ठीक है। और रोल नंबर जो 3 है उसके नंबर हैं 32 नंबर, और रोल नंबर 4 है उसके नंबर है 40, और रोल नंबर 5 है उसके नंबर है 15। अब हमसे पूछा गया है कि सीरीज कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि रोल नंबर का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उनके नंबरों का यूज़ है। अगर हम वहीं बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर की बात करेंगे। रोल नंबर से तो कोई मतलब नहीं है कि रोल नंबर अगर किसी का 5 होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें नंबर से डिपेंडेंसी होगी। अगर मान लो हमें कल को कोई क्लास में मॉनिटर भी बनाना पड़े या अर्थशास्त्र के पेपर में हमें कोई टेस्ट, मतलब कि हमने अर्थशास्त्र का टेस्ट लिया, उसमें हम नंबर 1 को छांटना चाहें तो रोल नंबर का यूज़ कोई नहीं होगा, लेकिन उसके नंबरों का यूज़ होगा। तो नंबर मतलब कि हम लोग मान लो कि इसको हम लोग बनाएंगे फर्स्ट देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग कि जो 4 नंबर है, 1 नंबर है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो जब इसका यूज़ नहीं है तो मतलब ये सीरीज तो है नहीं है। तो सीरीज कौन सी है, इसमें मात्र ये सीरीज का यूज़ है, एक ही सीरीज है, इसका यूज़ होगा। तो ये होगी हम लोगों की इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में जो है वो फॉर्मूले अलग होते हैं, डिस्क्रीट में फॉर्मूले अलग होते हैं और कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूले अलग होते हैं। तो हम लोग समझे पहले कि अगर एक सीरीज हो, मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक सीरीज हो तो उसको बोलेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। अब बात आती है कि खंडित को कैसे पहचानेंगे कि खंडित में कितनी सीरीजें होती हैं। तो खंडित में होती हैं 2 या 3 सीरीजें। लगभग में ज़्यादातर सीरीजें जो आती हैं वो 2 आती हैं, और उनकी भी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उनको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको तो हम लोगों ने समझ लिया कि व्यक्तिगत में जो होता है वो हम लोगों की एक सीरीज आती है, तो उसको हम लोग व्यक्तिगत के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग जो डिस्क्रीट सीरीज है इसको कैसे पहचानेंगे। तो मान लो कि कोई क्लास है, मान लो फिर से क्लास हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। ये क्लास जो है ए है। अब इसमें क्या है कि इसमें मान लो कि 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी हैं, ये हो गए हम लोगों के नंबर ऑफ विद्यार्थी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 100 हो गए। अब हमसे कहा गया है कि अपने अपनी क्लास में सभी लोग चंदा करेंगे उस प्रोग्राम के लिए। मान लो कि क्लासों में नए नए प्रोग्राम होते रहते हैं स्कूलों में, तो उनके लिए बच्चों से चंदा लिया जाता है, ठीक है। जो मतलब जितना देना चाहे उतना दे सकता है। तो ये अब उनके देखो, जैसे मान लो कि 10 विद्यार्थियों ने कितना चंदा दिया है, तो 50 रुपये दिया, 5 रुपये दिया है। 10 विद्यार्थियों ने कितना रुपये दिया है, 5 रुपये। 15 विद्यार्थियों ने कितना रुपये दिया है, 4 रुपये, ठीक है। और 24 विद्यार्थियों ने कितना रुपये दिया है, तो उन्होंने दिया है 3 रुपये, ठीक है। और उसके बाद 30 विद्यार्थियों ने रुपये दिए हैं, उन्होंने दिए हैं 2 रुपये। और जो है 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दिया है 1 रुपये। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो हमें कहीं चंदा निकालना है, ये तो हम लोगों के हो गए स्टूडेंट, इनको अगर हम लोग टोटल करें तो ये हमारे स्टूडेंट 10 हैं, 15, 25, इनका टोटल करेंगे तो 5 और 4 9 और 1 10 की शून्य हासिल लगी 1। उसके बाद 3 और 2 5, 2 7, 8 और 1 9 और 1 10। ये हम लोगों के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 100 हो गए। इसका भी यूज़ होगा। और ये है चंदा। तो अगर हम बात करें
तो हम लोग 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 रुपये दिए हैं, तो टोटल रुपए हमारे पास कितने हो गए, टोटल चंदा कितना हो गया। तो आप कहेंगे कि 10 स्टूडेंट हैं, 5 रुपये दिए हैं, तो 10 पंचे 50 रुपये हो गए। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि इस सीरीज को बनाने के लिए हम लोग इन दोनों सीरीजों का यूज करेंगे, अन्यथा हम लोगों का सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो सही हो जाएगा। जैसे कि मान लो 15 विद्यार्थियों ने दिए हैं 4 रुपये, तो टोटल रुपए मेरे पास कितने हो गए, तो आप लोग कहेंगे सर मेरे पास 60 रुपये हो गए, मतलब कि 15 विद्यार्थियों के जो कलेक्शन है वो 60 रुपये का हुआ है। 24 विद्यार्थियों ने दिए हैं 3 रुपये, तो 24 दिया 72 रुपये हो गए। उसके बाद 30 विद्यार्थियों ने दिए हैं 2 रुपये, तो 30 दूनी 60 रुपये, ये भी हो गए। और 21 विद्यार्थियों ने दिए हैं 1 रुपये, तो 21 रुपये ये हो गए, क्योंकि एक विद्यार्थी 1 रुपये देगा तो 21 विद्यार्थी 21 रुपये देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने इनके द्वारा कलेक्शन जो है वो दिया गया है। तो इस सीरीज को बनाने के लिए हम लोगों को इन दोनों सीरीजों की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग खंडित श्रेणी। ऐसी सीरीज जो 2 हिस्सों में बटी हो उसे हम लोग बोलेंगे खंडित श्रेणी। अब बात आती है वर्गीकृत श्रेणी की। वर्गीकृत जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब आप लोग कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप लोगों ने अक्सर करके जो एग्ज़ाम, जैसे मान लो कहीं सेंटर है हम लोगों का, एग्ज़ाम सेंटर पे एक चार्ट लगा होता है। उसमें क्या लिखा होता है, बच्चों के रोल नंबर, बच्चों के रूम नंबर, और रूम नंबर का मतलब कि ये ए सेक्शन, बी सेक्शन, इन मानों को उसमें उल्लेख किया जाता है उस चार्ट में। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई क्लास है, अब कोई क्लास में मान लो ये क्लास है, इसमें होने वाले हैं टेस्ट। अब टेस्ट होने वाले हैं तो बच्चे हैं इसमें 100, तो इसमें लिखा हुआ है कि मान लो कोई क्लास है, इसमें बच्चे हैं, मान लो इसमें 10 ही बच्चे हैं। ठीक है, अब 10 बच्चे हैं तो उनके रूम नंबर, या फिर हम लोगों के अक्सर करके देखा होगा आप लोगों ने, जब स्टूडेंट जाते हैं तो कहीं एक पर्चा चिपका होता है। ठीक है, और कहीं पर्चा चिपका होता है, उसी को बोलते हैं नंबर। तो एक तरफ देखो आप लोगों ने 0 से लेके 10 तक के जो रोल नंबर हैं वो आएंगे 1 नंबर में, ए नंबर सेक्शन में। 0 से लेके 10 तक के जो बच्चे हैं वो आएंगे ए नंबर के रूम में, टेस्ट देंगे। ठीक है, और 10 से लेकर के 20 तक के बच्चे जो आएंगे वो आएंगे 3 नंबर रूम में, या फिर इसको मान लेते हैं 2 नंबर रूम में। इस प्रकार से जो सीरीज होती है तो उनको बोलेंगे, और सॉरी एक सेकेंड, इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसे बोलते हैं ग्रुप्ड सीरीज या फिर कॉन्टीन्यूअस सीरीज। 0 से लेकर 10 तक के में इसमें इस प्रकार से आएंगे। तो हम लोग इनको भी करेंगे, न्यूमेरिकल में भी करेंगे। फिलहाल तो अभी एमसीक्यू की ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसी प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सीरीजों को पहचानना सीख गए हैं। अब बात आती है कि इनकी न्यूमेरिकल कैसे आती हैं। तो न्यूमेरिकल में मैंने ये न्यूमेरिकल पिछली क्लास में आप लोगों को कराया हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। तो एक बात आती है कि समांतर माध्य, अगर हम लोग पूछा जाता है कि समांतर माध्य का अन्य नाम क्या होता है, समांतर माध्य को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, तो इसे हम लोग औसत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? औसत। औसत जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज। तो एवरेज भी हम लोगों का औसत जो समांतर माध्य होता है इसी के बराबर होता है। समांतर माध्य हम लोग निकालते कैसे हैं? अगर जैसे मान लो कि हम लोग औसत निकालते हैं, जिस प्रकार से हम लोग औसत निकालते हैं उसी प्रकार से हम लोग समांतर माध्य भी निकालते हैं। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एवरेज बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? एवरेज बराबर लिखते हैं टोटल नंबर, जितने नंबर हैं उनका हम लोग करेंगे टोटल नंबर, और बटे में देंगे नंबर से भाग दे देंगे। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो जैसे मान लो कि हम लोगों के हिंदी 5 सब्जेक्ट हैं। एक है हिंदी, एक है अंग्रेजी, एक है हम लोगों का गणित, एक है हम लोगों का विज्ञान, और एक है हम लोगों का कला। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं। हम लोगों के ज़्यादातर इंटर में 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो इस प्रकार से नंबर दे दिए हैं। हिंदी में मान लो हम लोगों के 55 नंबर हैं, अंग्रेजी में हम लोगों के 65 नंबर हैं, गणित में हम लोगों के 80 नंबर है, विज्ञान में हम लोगों के 75, और जो कला में हम लोगों के वो हैं 85 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर दे दिए गए मान लो किसी में। अब हमसे पूछा गया है कि हमें परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज बतानी हो या औसत निकालना हो तो सिर्फ जो फॉर्मूला होता है उसी को फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोगों को पहले से ही याद है, वो पहले से याद नहीं होता, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे अपने जो बचे हैं उनका टोटल करेंगे। तो आप लोग भी उनका टोटल कर लीजिएगा। तो 5 5 5 और 5, तो ये हो गया हम लोगों के 20 में 2 आ गए, और यहाँ पे हो गया कैरी 2। अब हम लोग इसको करेंगे तो 8 7 15, 15 और 8, 15 और 8 हम लोगों के होंगे 23, 23 और 6 होंगे हम लोगों के 29, 29 और 5 होंगे हम लोगों के 34, 34 और 2 होंगे हम लोगों के 36।
तो हम लोगों का जो टोटल आया वो आ गया हम लोगों का 360। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज 360 रख देंगे और बटे में नंबर देंगे हम लोग। नंबर कितने हम लोगों के, तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और अगर पूर्णांक होता है तो हम लोग यहीं पे 500 रख लेते हैं, और पूर्णांक का मतलब होता है 100, तो इसको इससे कट करेंगे तो भी हम लोगों के 5 ही आएंगे। तो हम लोग इसमें हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं, औसत में ज़्यादातर नंबर ही रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको इससे कट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस नंबर को इससे कट करेंगे तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और एक बार एक जो बचा है 35 में एक, तो यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10। तो हम लोगों का जो औसत निकल के आया है वो है 72। तो यही हम लोगों का मीन भी होता है। मीन अगर पूछा जाता है तो मीन को इंडिकेट इस प्रकार से करते हैं। मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बटे में एन। ठीक है, सिग्मा एक्स बटे में एन। सिग्मा का मतलब जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग टोटल बोलते हैं। जो टोटल किया है हम लोगों ने, टोटल करते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं सिग्मा। ये वैल्यू, ये इस वैल्यू को मान सकते हैं हम लोग एक्स, और इसको मान सकते हैं सिग्मा एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम लोगों की एक्स है। हम लोगों ने क्या किया कि इनका टोटल किया, तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और टोटल का मतलब इसमें सिग्मा एक्स का मतलब लिखा हुआ है टोटल करो एक्स का। तो हम लोगों ने टोटल किया है एक्स का, वो आया 360, और 360 में हम लोगों ने डिवाइड दिया है नंबरों का, तो 360 में डिवाइड दिया नंबरों का, नंबर हम लोगों की 5। तो इस प्रकार से हम लोगों का मीन भी इतना आएगा, वो 72 ही आएगा। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इनमें से कुछ मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, तो उनको भी हम लोग करेंगे। जो समांतर माध्य के क्वेश्चन हैं तो इनको भी हम लोग करेंगे। अगली क्लास में हम लोग माध्यिका को पढ़ेंगे और बहुलक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो पहले हम लोग उन नंबरों को, उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं जो हम लोगों ने लिख रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि मैंने इस प्रकार से जो ज़रूरी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये लिख रखा है मैंने, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 1, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है लेकिन आप लोग एडजस्ट कीजिएगा कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके ये लिखा हुआ है, तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा, इसीलिए बड़ा बड़ा लिखा है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ जाए। तबीयत बिल्कुल सही नहीं चल रही है, मैंने आप लोगों को मैसेज भी किया हुआ है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक आवृत्ति वितरण का समांतर माध्य जो दिया है, मीन दिया है हम लोगों को। मीन इसके इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया है और पिछली क्लास में भी बताया है। मीन इक्वल टू हम लोगों का दिया है 5, तो मीन इक्वल टू कितना दिया है, 5 दिया है। यदि प्रत्येक आवृत्ति को 5 गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या होगा, जैसे कि मान लो कि कोई वैल्यू है, मान लो कि ये है हम लोगों के, मान लो कि नंबर है हम लोगों के, ये नंबर है 2, ठीक है, 3 7, ये है 1, और एक ये लिखा हुआ है 2 नंबर। ठीक है, कोई मान लो कि ये नंबर दिए हैं, ये इनका मान लिया हम लोगों ने x। ये नंबर लिखे हुए हैं, पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, और तीसरा नंबर है 7, और चौथा नंबर है 1, और एक लिखा हुआ है 2। अब हमसे कहा गया है कि इनका जो समांतर माध्य है, इन नंबरों का जो समांतर माध्य है वो 5 है। अब इनको नंबरों को हम लोग अगर दुगुना कर दें या 5 गुना कर दें तो समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य जो होगा वो हम लोगों का 5 ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का 5 ही होगा, क्योंकि हम लोग इनको अगर दुगुना कर देंगे तो ये 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 2 का 5 गुना हो जाएगा हम लोगों का 10। ठीक है, 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 का 5 गुना हो जाएगा हम लोगों का 10 हो जाएगा, और इसका 5 गुना 15 हो जाएगा, इसका 5 गुना 35 हो जाएगा, और इसका 5 गुना 5 हो जाएगा, और इसका 5 गुना फिर से 10 हो जाएगा। तो इनका नंबर का टोटल करेंगे, ठीक है, लेकिन नंबर तो उतना ही है, भाग तो उतनी से देना है, तो हम लोगों का जो मीन आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया हुआ है, इसमें फिर से करा दे रहा हूँ आप लोगों को। यदि 3 4 x और 8 का समांतर माध्य मीन दिया है 6, मतलब कि कोई नंबर है, इफ 3 4 x एंड 8 मीन इक्वल टू 6, तो x का मान हम लोगों को फाइंड करना है, तो x का मान निकालना है इसमें से। अब जैसे मान लो कि हम लोग x का मान निकालेंगे, तो हमने मान लिया कि ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो x हैं, तो हम लोगों ने इनको लिख लिया एक क्रम में 3 4 x और 8। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि जब एक सीरीज हो तो हम लोग क्या मानेंगे, वो हम लोगों की व्यक्तिगत श्रेणी है या फिर इंडिविजुअल सीरीज होती है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम लोगों को दिया क्या रखा है, तो हम लोगों को दिया रखा है मीन इक्वल टू दिया है 6, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है मीन इक्वल टू सिग्मा x बटे में n होता है इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इनका टोटल, तो नंबर का टोटल नंबर ही से करेंगे हम लोग, क्योंकि x को हम लोग अलग कर देंगे। तो हम लोग करेंगे सिग्मा, मतलब कि तो सिग्मा का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है, सिग्मा का मतलब टोटल। अब टोटल करेंगे सिग्मा x, ये सारे नंबर x है, बराबर साइन लगाएंगे। तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो इनका टोटल आया 15 प्लस में x, क्योंकि x एक अल्फ़ाबेट नंबर है तो इसको हम लोगों ने अलग रख दिया है। अब हम लोग इसमें फार्मूला में ये वैल्यू में पुट कर देंगे, हम लोग मीन की वैल्यू की जगह पर रख देंगे, हम लोग मीन की वैल्यू रख देंगे 6, और सिग्मा x की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, तो सिग्मा x की वैल्यू मालूम है हम लोगों को, सॉरी एक सेकेंड, सिग्मा x की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, वो है 15 प्लस x, जो कहाँ दी गई है, ये देखो दी गई है, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे 15 प्लस x बट्टे में n हम लोगों के कितने हैं, तो n गिन लेंगे 1 2 3 और 4, 4 हम लोगों के n हो गए। अब मैंने आप लोगों को मैथ में भी बताया हुआ है, पिछली क्लास में भी बताया हुआ है कि ये इनका होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये होगा हम लोगों का 24, और इधर है हम लोगों के 15 प्लस में x, तो हम लोगों को x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हो गया 24 माइनस 15, तो इसका राइट आंसर आएगा x बराबर 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि किसी श्रेणी के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होगा, मतलब कि अगर हम लोग समांतर माध्य से डेविएशन करते हैं तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा, तो उसका मान होगा 0 होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि हम लोग आपको डेविएशन भी पढ़ाएंगे, स्क्यूनेस भी पढ़ाएंगे, डिस्प्लेसन भी पढ़ाएंगे, ये सारा का सारा आप लोगों का स्टैटिक्स का जो पोर्शन है वो सारा का सारा कराएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डेविएशन का जो मान होगा वो 0 होगा। हम लोग आपको किसी दिन करा के दिखाएंगे, एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आप लोगों को करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 10 छात्रों के अंकों का समांतर माध्य दिया है 15, तो 10 छात्र हैं, उनका जो समांतर माध्य दिया है मीन इक्वल टू दिया है उनका दिया है 15। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 13 के स्थान पर 3 पढ़ लिए गए, मतलब कि 13 पढ़ने थे हम लोगों को, अब वो पढ़े कितने लिए 3। तो इसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से कि इसमें जो गलतियां हुई हैं वो 10 नंबर की हुई हैं, उसकी 10 नंबर हम लोगों ने कम लिए हैं उसके, क्योंकि उसको नंबर आए थे 13, हम लोगों ने लिए कितने 3, तो उसके 10 नंबर ही तो कम है, चलो सही है। उसके बाद हम लोगों से पूछा गया है कि सही समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है, हमें सही समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ करिए, सबसे पहले हम लोग 10 छात्र हैं और 10 छात्रों का समांतर माध्य जो दिया है, मतलब औसत दिया है, औसत बराबर दिया है 15 दिया है, कोई बात नहीं। तो हम लोग मीन इक्वल टू, पहले फॉर्मूला रखिए, मीन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x बटे में n होता है। आप लोगों ने कहा है कि मीन पहले दिया था हम लोगों का 15, तो मीन की वैल्यू की जगह रख दिया हम लोगों ने 15। अब सिग्मा x की वैल्यू मालूम नहीं है, तो कोई बात नहीं, सिग्मा x बटे में हम लोगों के n कितने हैं, तो आप लोगों ने कहा है 10 छात्र हैं, तो 10 छात्र हो गए हम लोगों के। तो मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि इन दोनों का होता है मल्टीप्लाई, तो सिग्मा x की वैल्यू जो है, सिग्मा x की वैल्यू हो गई हम लोगों की, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 150। सिग्मा x किसको इंडिकेट करता है कि मतलब 10 छात्रों ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो हैं 150, ठीक है, पहले थे, क्योंकि उनका जो टोटल है वो 150 है। ये कैसे निकाला मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बाद में पता चला कि हम लोगों ने 13 के स्थान पर कितना लिया है 3, तो हम लोगों ने 10 को, उसके 10 नंबर जो कम लिखे हैं, तो 10 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, अब इस टोटल में जोड़ देंगे, तो टोटल अंक कितने हो गए अब 160, मतलब कि नई सिग्मा x की वैल्यू हो गई हम लोगों की 160। अब हम लोग नया मीन निकाल के देखेंगे, मीन इक्वल टू हो गया सिग्मा x बटे में n। अब नया सिग्मा x कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर वो 160 है, तो 160 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। नंबर कितने हैं हम लोगों के, तो नंबर उतने ही हैं, 10 ही विद्यार्थी है, तो हम लोग इसको इससे कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 60 आंसर, सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतराल होने चाहिए। तो समांतर माध्य की गणना के लिए हम लोगों को कैसे भी वर्गांतराल होने चाहिए, तो समान होने चाहिए, अपवर्ती होने चाहिए, असमान होने चाहिए, तो ये सभी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ये
सभी होने चाहिए। उसके बाद आज का हम लोगों का ये समांतर माध्य का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा पोर्शन है, उसको हम लोगों को करने के लिए कम से कम 10 से 12 वीडियो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो जो हैं वो आप लोगों को बनाने, हम लोगों को पढ़ाने पड़ेंगे, आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी विद्यालय के 5 शिक्षकों की औसत आयु, मतलब कि जो 5 शिक्षकों की औसत आयु दी है वो दी है 24। तो मतलब कि हम लोग अगर बात करें तो मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन जो है, मीन का आंसर दिया है, औसत बराबर दिया है 24 और सिग्मा एक्स की वैल्यू दी नहीं है, एन लेकिन दिए हैं 5। तो हम लोग अगर बात करें कि मतलब औसत आयु की बात करें तो टोटल आयु की बात करें अगर हम लोग तो सिग्मा एक्स की बात करेंगे, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 24 पंचे होते हैं 120। तो ये 120 हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें से एक शिक्षक जिसकी आयु 30 वर्ष की थी, मतलब कि एक शिक्षक जिसकी आयु 30 वर्ष की थी वह विद्यालय छोड़कर चला गया। अब शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी, मतलब कि अब जो बचे हुए शिक्षक हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। अब मैंने आप लोगों को कहा है कि 5 शिक्षक हैं और 5 शिक्षकों में से सारे के सारे शिक्षकों की औसत आयु दी है 24। हम लोगों ने क्या किया, उनकी टोटल आयु निकाल ली। 5 शिक्षकों की टोटल आयु कितनी है 120। अब इसमें से 30 वर्ष की आयु का एक शिक्षक चला गया तो हम लोगों की टोटल आयु कम हो जाएगी। अब कितनी रह गई 90। अब मीन इक्वल टू हम लोग फिर से निकालेंगे, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बटे में एन होता है। अब सिग्मा एक्स की वैल्यू जी है वो नई वैल्यू है 90, तो 90 रख देंगे हम लोग और डिवाइड करेंगे। अब शिक्षक पहले थे 4, अब एक छोड़कर चला गया तो अब शिक्षक कितने बचे 4, तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 4 2 जा होता है 10, 4 2 जा होता है 8 और यहाँ पे हो गया हम लोगों का, यहाँ से एक कैरी लिया तो 4 2 जा फिर से 8 और 4 5 जा 20। तो इसका राइट आंसर हो गया 22.5 वर्ष। तो 22.5 वर्ष हम लोगों को दिया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू किए हैं, उनको जाना है कि इस प्रकार के एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से न्यूमेरिकल के टाइप में, तो हम लोग इनको भी देखेंगे। आप लोगों को जल्द से जल्द अब इनकम टैक्स की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑडिट का जो पोर्शन है वो हम लोगों का एक तरीके से पूरा ही हो गया है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन हम लोग आगे करा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो बहुत दिनों से नहीं हो पाई है यूपी टीजीटी में। हम लोग साथ में सारी की सारी क्लासों को साथ में लेकर चलते हैं कि जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि एग्जाम में कुछ रह जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ी छोटी छोटी क्लास लेते हैं जिससे कि आप लोगों का पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और आप लोग बोर भी नहीं होंगे। आराम से बस क्लास को लेते रहना है इसी प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।